नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है मौत का हाईवे। कहानी शुरू करते हैं। सन टाइम था। गांव से शहर आया था पेट भरने। मां ने कह रखा था, रमेश, चाहे जो करियो ईमान से करियो। मैं लुधियाना के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में हेल्पर बन गया। ड्राइवर लखन सिंह थे, भारी भरकम आदमी, चेहरे पर हमेशा गुस्सा मगर दिल के साफ। अबे रमेशिया, स्टीयरिंग थामेगा? उन्होंने पहली बार पूछा। मैंने झिझकते हुए हां कहा। ट्रक था टाटा 1210, वही पुराना मॉडल, पीछे से धुआं छोड़ता, सामने से हिचकोले देता। लेकिन मेरे लिए वो रथ था। पहली बार जब स्टीयरिंग पकड़ा, हाथ कांप रहे थे। सामने हाईवे पर ट्रकों की कतार और दिल में डर की लहर। गियर नीचे, क्लच दबा, धीरे छोड़। लखन सिंह चिल्ला रहे थे। ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। उस एक क्षण में ऐसा लगा जैसे मैं जिंदगी को आगे खींच रहा हूं। कुछ ही महीनों में मैं ड्राइविंग सीख गया। फिर एक रात पहली बार अकेले ट्रक लेकर निकला, लुधियाना से कानपुर तक। रात के 2 बजे थे। जीटी रोड पर अकेला ट्रक और मैं। सन्नाटा और हेडलाइट की पीली रोशनी। रास्ता लंबा, लेकिन भीतर गर्व था। अब मैं ड्राइवर हूं। लेकिन सहारनपुर के पास एक मोड़ पर अचानक ट्रक रुक गया। मशीन बंद, इंजन ठंडा। मैं नीचे उतरा, बोनट खोला, कुछ समझ नहीं आया। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई, किसी औरत की। बचाओ। धीमी डरावनी आवाज। मैंने टॉर्च निकाली, चारों ओर देखा, कोई नहीं, पर आवाज बार बार आने लगी। बचाओ रमेश। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। मेरा नाम कैसे जानती है? हवा तेज हुई, ट्रक की चाबियां अपने आप घूमी, इंजन चालू हो गया। मैं बिना पीछे देखे ट्रक में चढ़ा और दौड़ा दिया। वो पहली रात थी जब मुझे लगा सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं होता, कुछ और भी होता है। वक्त बीतता गया। मुझे एक नया साथी मिला, बलराम, एक हंसमुख लड़का, उम्र मुझसे 10 साल कम। हमारे ट्रक की जोड़ी बन गई। लोग कहते, रमेश बलराम की जोड़ी कभी नहीं रुकती। हमने साथ में असम से राजस्थान तक के सफर किए। लंबी यात्राएं, चाय के ठेले, ढाबों की कहानियां और कभी कभी हंसी में छुपे आंसू। एक बार हम राजस्थान के एक रेतीले इलाके से लौट रहे थे। रात के 2 बजे होंगे। अचानक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। हम दोनों घबराए, मगर मैंने ट्रक को रेत में घुमा दिया, जिससे वो रुक गया। बलराम बोला, भाई, तू भगवान है, अगर तू ना होता। मैं हंस दिया। भाई, भगवान नहीं, सिर्फ आदत है मौत से खेल की। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने बलराम को हमेशा के लिए बदल दिया। हम एक छोटे से गांव के पास थे, भानपुर। डीजल खत्म हो गया था। एक बूढ़े ने बताया, गांव के पास एक पुराना कुआं है, उसके पास ट्रक मत ले जाना, वहां कुछ है। हमने सोचा बकवास है, पर जैसे ही ट्रक मोड़ा, सामने से एक औरत आई, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल। बलराम ने ट्रक रोका। मैंने दरवाजा खोला और वो औरत गायब। हमारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। रात हमने ट्रक में ही काटी। बलराम चुपचाप बैठा रहा। सुबह वो कुछ बोले बिना चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट दी, पर बलराम का कुछ पता नहीं चला। बलराम के जाने के बाद मैं अकेला हो गया। ट्रक चलाना अब काम नहीं, सजा लगने लगा। एक दिन ट्रांसपोर्ट मालिक ने कहा, रमेश, तुझे सिलीगुड़ी तक जाना है। मैं निकला। रास्ते में पहाड़ थे, सुंदर, शांत, लेकिन भीतर डर समेटे हुए। दार्जिलिंग के पास एक मोड़ पर ट्रक पलटते पलटते बचा। तभी एक लड़की मिली, झील के पास बैठी, रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैंने ट्रक में बैठा लिया। उसने रास्ता बताया,
वो रास्ता मैं जानता था, वो वहां जाता ही नहीं था। फिर भी मैं गया। एक पुरानी हवेली आई। लड़की उतर गई। मैंने देखा दरवाजे पर लिखा था, यहां कोई नहीं रहता। पीछे मुड़ा, ट्रक में कोई नहीं था। उस रात के बाद से मुझे समझ आ गया कि ट्रक की दुनिया सिर्फ गियर और स्टीयरिंग की नहीं, किस्मत और मनोबल की भी होती है। अब मैं अक्सर अकेला ही सफर करता था, लेकिन एक बार कानपुर से बक्सर जाते वक्त मेरी मुलाकात हुई एक नौजवान ड्राइवर विजय से। राम राम भैया, उसने बड़े अदब से कहा। उसकी मुस्कान में अपनापन था। हम एक साथ कई दिन सफर करते रहे। फिर एक रात जब हम मध्य प्रदेश की सीमा पर एक सुनसान ढाबे पर रुके, विजय ने कहा, भैया आपको एक बात बताऊं, हम जो डीजल ले जा रहे हैं उसमें मिलावट है। मैं चौंका। क्या? मालिक लोग खुद कहते हैं आधा पानी आधा तेल, बस ट्रक चले, घाटा ना हो। मुझे गुस्सा आया। इतने साल मेहनत से ट्रक चलाया और यह धंधा इतना गंदा हो गया है। मैंने उसी रात विजय को समझाया, भाई पेट पालना अलग बात है और धोखा देना अलग। सड़कों पर जब ट्रक फेल होता है तो मौत साथ लेकर आती है। उस दिन के बाद विजय ने काम छोड़ दिया, पर मालिकों को यह बात पसंद नहीं आई। एक हफ्ते बाद मुझे कंपनी से फोन आया, रमेश तेरे खिलाफ रिपोर्ट है, तू डीजल बेचता है रास्ते में। मैं हैरान। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने मालिक से पूछा, किसने कहा? गवाही है विजय की। मैं सन्न रह गया। जिसे मैंने भाई समझा वो पीठ में छुरा घोंप गया। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां मुझे रखने को तैयार नहीं थीं। बदनाम ड्राइवर का ठप्पा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुझे एक पुराना ट्रक मिला। ट्रेसिडी है मॉडल का। एक स्थानीय व्यापारी ने किराए पर दे दिया। अब मैं अकेले खुद का मालिक बन गया। पर सड़कें अब वैसी नहीं थीं। अब उनमें गौसा था। सर्दियों की एक रात मैं उत्तराखंड के टिहरी इलाके से जा रहा था। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और सन्नाटा। मेरी आंखें बोझिल थीं, पर दूरी पूरी करनी थी। रात के 2:30 अचानक सड़क पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लाल दुपट्टा, पीला सलवार और डर से कांपती। मैंने ट्रक रोका। कहां जाना है? मां के पास, वो बस इतना ही बोली। मैंने दरवाजा खोला। वो चुपचाप बैठ गई। लेकिन अगले 10 मिनट में ट्रक का स्टीयरिंग भारी होने लगा। क्लच फिसलने लगा। ट्रक जैसे किसी और दिशा में खिंच रहा था। मैंने ब्रेक मारा। पीछे देखा, ट्रक में कोई नहीं था। उतर कर देखा, पीछे लाल दुपट्टा पड़ा था और जमीन पर ताजा खून की बूंदें। मैंने उसी समय इंजन चालू किया और पहाड़ छोड़ दिए। वो मेरी दूसरी मुठभेड़ थी, किसी और दुनिया से। अब मेरी उम्र 45 पार कर चुकी थी। हड्डियां जवाब देने लगी थीं, पर पेट का सवाल था। एक दिन मुझे एक माल मिला, हरियाणा से बस्तर, छत्तीसगढ़ तक। रास्ता कठिन था। नक्सली इलाकों से गुजरना था। पुलिस भी डरती थी वहां, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। रास्ते में एक जवान आदमी मिला। मैं भी वहीं जा रहा हूं, ट्रक में बैठा लीजिए। मैंने हामी भर दी। उसने बताया, मैं सरकारी अफसर था, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। सबने निकाल दिया। हम दोनों की कहानी एक सी थी। रास्ते में हम एक मोड़ पर रुके। वहां एक पुराना मंदिर था, टूटा हुआ, वीरान। उस आदमी ने कहा, एक बार अंदर चलिए, आपको कुछ दिखाता हूं। मैं गया। मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना आईना था। उसने कहा, देखिए इसमें। मैंने देखा और सन्न रह गया। आईने में मैं अकेला खड़ा नहीं था। मेरे पीछे कई चेहरे थे। बलराम, लाल दुपट्टे वाली लड़की, विजय। वो आदमी मुस्कुराया, ये सब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा रहे हैं। अब तुम्हारी आत्मा भी इस सड़क की कहानियों में जुड़ने वाली है। मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उस दिन के बाद से मैं कभी नहीं लौटा।
कम से कम सबको यही लगा। लेकिन सच ये है, मैं आज भी सड़कों पर हूं। ट्रक लेकर निकलता हूं, रात को सुनसान हाईवे पर अकेले चलता हूं। कभी कभी कोई नया ड्राइवर मुझे लिफ्ट देता है। मैं सिर्फ कहता हूं, भैया आगे मोड़ पर एक ढाबा है, वहीं उतार देना। कुछ ड्राइवर डरते हैं, कुछ मेरी कहानी सुनते हैं। कभी आपने रात के समय ट्रक चलाते हुए पीछे किसी को देखा हो तो एक बार आईने में जरूर देखिएगा। क्या पता मैं ही मिल जाऊं। वर्ष 2024 का सितंबर महीना था। तेज बारिश, टूटी सड़कों और गाढ़ी धुंध में एक नौजवान ड्राइवर नरेश यादव अपनी पहली लॉन्ग ड्राइव पर निकला था, कानपुर से दुर्गापुर तक। उसके पास एक नया ट्रक था, लेकिन दिल में डर और आंखों में सपना। रात 1 बजे के करीब जब वो शिवपुर मोड़ के पास पहुंचा तो ट्रक की हेडलाइट एकदम से फड़फड़ाई। फिर उसने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, हाथ हिला रहा है। नरेश ने ट्रक रोका। बाबा कहां जाना है? ढाबे तक। जरा छोड़ दो बेटा। वो बैठ गया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा, तू पहली बार इतनी लंबी दूरी पर ट्रक चला रहा है ना? नरेश चौंका। हां, लेकिन आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। क्योंकि मैं भी कभी ड्राइवर था। रमेश नाम था मेरा। नरेश ने झटका खाया। रमेश? हां बेटा, कुछ नाम सड़कों पर मिटते नहीं, बस साए बन जाते हैं। नरेश का दिल तेज धड़कने लगा। आप वही रमेश जो 20 साल ट्रक चला चुके थे, जिनकी कहानी सब पुराने ढाबों में आज भी सुनाई जाती है? रमेश कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं आज भी ट्रक में सफर करता हूं बेटा। हर उस ड्राइवर के साथ जो मेहनत करता है, सच्चाई से जीता है। पर मैं तेरा इम्तिहान लेने आया हूं। नरेश घबरा गया। क्या मतलब? तभी ट्रक का आईना खुद ब खुद हिलने लगा। नरेश ने उसमें झांका और देखा कि पीछे की सीट पर कोई नहीं था। फिर रमेश की आवाज आई, आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बेटा, बीते वक्त का सच भी दिखाता है। आईने में रमेश खून से लथपथ खड़े थे और उनके पीछे वो पुरानी घटनाएं, विजय की गद्दारी, पहाड़ी आत्मा और साजिश, सब एक एक कर सामने आने लगे। नरेश कांप उठा। आप अब क्या चाहते हैं? रमेश की आत्मा ने कहा, सिर्फ एक वादा कि तू अपने रास्ते से न हटे, ईमानदारी से ट्रक चलाए, और अगर कभी किसी मोड़ पर कोई अकेला साया दिखाई दे तो डरना नहीं। अगली सुबह नरेश ने ट्रक रोका तो देखा, ट्रक के गियर पर एक पुरानी चाबी रखी थी जिस पर लिखा था RS, रमेश शर्मा। उसी दिन नरेश ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने ट्रक चलाना सीखा था, पर अब मैं सड़कों की आत्मा से जुड़ गया हूं। सड़कों का साया अब मेरा साथी है। नरेश जब दुर्गापुर पहुंचा तो वह बहुत परेशान था। उसने होटल नहीं लिया, बल्कि ट्रक में ही लेट गया। ट्रक के डैशबोर्ड पर उसे एक पुराना पीला लिफाफा पड़ा मिला, बिना किसी पते या मुहर के। लिफाफा खोला तो अंदर एक फटी हुई डायरी थी। उस पर लिखा था, रमेश यादव 2003। पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, आज फिर वो मोड़ आया। वही जगह जहां बलराम गायब हुआ था। हर बार लगता है वो अभी भी मेरे साथ बैठा है, चुपचाप। एक दिन मेरी आत्मा इसी ट्रक में समा जाएगी, फिर मैं भी किसी नए ड्राइवर की कहानी बन जाऊंगा। नरेश को यकीन नहीं हुआ कि ये वही रमेश था जिसकी आत्मा कल रात उससे बात कर रही थी। उसे समझ आ गया, अब वह एक आम ड्राइवर नहीं रहा, अब वह उस ट्रक का वारिस है जिसमें आत्माएं बसती हैं। 3 महीने बाद नरेश को फिर वही रूट मिला, सहारनपुर से होकर गुजरने वाला। उसने तय कर लिया, अब वो सच का सामना करेगा। रात को 3 बजे वो भानपुर घाटी के पास पहुंचा, वही मोड़ जहां रमेश ने बलराम को खोया था। अचानक ट्रक की हेडलाइट बंद हो गई। सामने वही औरत, सफेद साड़ी में, खुले बाल और लाल आंखें। नरेश ने डरने की बजाय ट्रक से उतरकर जोर से कहा, जो भी है सामने आओ, अब मैं नहीं डरता। वो औरत जोर से चीखी और हवा की तरह गायब हो गई। लेकिन तभी ट्रक के पीछे एक आवाज आई, भैया। नरेश ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था,
सिर्फ एक पुराना लोहे का बेल्ट पड़ा था। उसे झटका लगा। यह वही बेल्ट था जो रमेश बलराम को पहनने के लिए दिया करता था। नरेश अब इस डर और रहस्य से लड़ना सीख चुका था। उसने एक नियम बना लिया, हर नए रूट पर रुककर पुरानी जगहों की सच्चाई जानना। एक बार वो झारखंड की ओर जा रहा था और रात को ढाबा नंबर 13 पर रुका। यह ढाबा सुनसान जंगल के बीचों बीच था। वहां बैठा एक बूढ़ा रसोइया बोला, रात में यहां मत रुकना बेटा, यह ढाबा पहले कब्रिस्तान था। रमेश भाई का ट्रक भी यहीं एक बार खड़ा हुआ था। नरेश चौंका। आप रमेश को जानते थे? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। जानता था? नहीं बेटा, मैं ही वो आदमी हूं जिसने रमेश को आखिरी बार देखा था। उस रात वो एक औरत को ढाबे के पीछे छोड़कर गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। नरेश कांप गया। वो रात वो ढाबे में नहीं रुका, ट्रक चलाया और देखा शीशे में वही बूढ़ा अब उसके साथ बैठा है। अब नरेश को एक ही ख्याल सताने लगा, क्या रमेश की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला? क्या वो अब भी सड़कों पर भटक रहा है? एक तांत्रिक बाबा से मिलने गया। उन्होंने कहा, जब तक उसका ट्रक जिंदा है आत्मा बंधी है। अगर तू उसे अंतिम यात्रा तक छोड़ देगा वो मुक्त हो सकता है। नरेश ने फैसला किया, वो रमेश के ट्रक को उसी घाटी तक ले जाएगा जहां बलराम गायब हुआ था। रात का तीसरा पहर था। नरेश ने ट्रक उसी घाटी में मोड़ा। ट्रक रुक गया। चारों ओर धुंध, सन्नाटा और अचानक ट्रक से एक आवाज आई, धन्यवाद बेटे। रमेश की आत्मा सामने आई मुस्कुराती हुई, शांत। अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तू संभालना इन सड़कों को। अब तू सड़कों का साया है। और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी, रमेश की आत्मा हवा में घुल गई। ट्रक का हॉर्न खुद ब खुद बजा, जैसे आखिरी सलामी हो। अब नरेश वही पुराना ट्रक नहीं चलाता, उसने नया ट्रक लिया। रमेश बलराम 1210 नाम रखा। हर ट्रक के पीछे उसने एक पंक्ति लिखवाई, जो डर से लड़े वही सच्चा ड्राइवर, जो आत्मा को सम्मान दे वही सड़कों का वारिस। रमेश अब भले ही मुक्त हो गया हो, लेकिन हर बार जब नरेश किसी मोड़ से गुजरता है, किसी ढाबे पर रुकता है या किसी ड्राइवर की मदद करता है, उसे लगता है जैसे कोई साया उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, शाबाश बेटा। नरेश अब एक सम्मानित ट्रक ड्राइवर बन चुका था। उसके ट्रक रमेश बलराम 1210 की चर्चा अब देश भर के ढाबों और परिवहन मंडलों में होती थी। एक दिन जब वह पंजाब के मंडी डबवाली में माल उतारने गया, तो वहीं एक पुराने ट्रक उपकरणों की नीलामी हो रही थी। एक खास चीज पर उसकी नजर गई, एक पुराना टायर जो बाकी सब टायरों से अलग था, काला, भारी और उस पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। नीलामी वाला बोला, यह टायर सालों से पड़ा है, कोई नहीं खरीदता। जो भी खरीदता है अगली यात्रा पूरी नहीं कर पाता। नरेश को जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मजबूर किया, उसने वो टायर खरीद लिया। नरेश ने वो टायर अपने ट्रक के पिछले हिस्से में लगा दिया और निकल पड़ा हजारीबाग के रास्ते। रात को जब वह गोमिया जंगल के बीच से गुजर रहा था, अचानक ट्रक की गति तेज हो गई, बिना एक्सेलरेटर दबाए। स्टीयरिंग जाम हो गया और ट्रक ने खुद ब खुद एक मोड़ पर रुककर हॉर्न बजा दिया 3 बार। नरेश चिल्लाया, कौन है? जवाब में ट्रक के भीतर बैठे आदमी की गूंजती आवाज आई, यह मेरा रास्ता है, मेरी मौत यहीं हुई थी। नरेश समझ गया, टायर शापित है। यह सिर्फ रबर नहीं, किसी अधूरी आत्मा का घर है। अगली सुबह नरेश एक तांत्रिक से मिलने गया, जो जंगल के पास ही एक छोटी कुटिया में रहता था। बाबा ने टायर पर हाथ रखा और कांपते हुए बोला, यह किसी ध्रुव सिंह नाम के ड्राइवर का टायर है, जिसे साल 1998 में इसी जंगल में मार दिया गया था और उसे कभी न्याय नहीं मिला। अब उसकी आत्मा उस टायर में बसी है। जो भी उसे ट्रक में लगाता है वह उसका शिकार बनता है, जब तक कि सच्चाई सामने ना आ जाए। नरेश ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बाबा बोले, उसे उस जगह ले जाओ जहां उसका कत्ल हुआ था और उसे आवाज दो, तभी वो शांत होगा।
रात को नरेश ट्रक लेकर फिर उसी जंगल में गया। आसमान काला, चांद छिपा और पेड़ों से टकराती हवाएं। उसने ट्रक वहीं रोका जहां उन्नीमक थाबे में कत्ल हुआ था। टायर से धुआं उठने लगा और सामने एक धुंधली आकृति उभरी, एक 30-35 साल का आदमी जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। कौन हो तुम? नरेश ने पूछा। आत्मा बोली, मैं ध्रुव, मेरा मालिक मुझे हर बार शराबी कहता रहा, लेकिन मैंने कभी ट्रक नहीं छोड़ा। एक दिन उसने मुझे गड्ढे में धक्का दे दिया, ट्रक समेत, और सारा इल्जाम मेरे सिर। अब मैं हर ड्राइवर को खुद से जोड़ लेता हूं जब तक कोई मेरी सच्चाई न जाने। नरेश ने कहा, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा, तुम्हारा नाम साफ करूंगा। आत्मा कुछ पल को शांत रही, फिर बोली, तो अब तू मेरा वारिस है। नरेश ने अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया जिसमें उसने टायर, ध्रुव सिंह की कहानी और उस जंगल के इतिहास को उजागर किया। वह वीडियो वायरल हो गया और अगले महीने झारखंड ट्रक यूनियन ने एक स्मृति स्तंभ बनवाया। ड्राइवर ध्रुव सिंह के नाम उस दिन पहली बार नरेश को सपना आया। ध्रुव हंस रहा था और बोला, अब मैं आजाद हूं। एक रात जब नरेश हिमाचल की ओर जा रहा था, ट्रक की सीट के नीचे से एक पुराना लाल झंडा मिला, उस पर उकेरा था ट्रक संख्या DL095678। लेकिन ऐसी कोई ट्रक रजिस्ट्री आज भारत में नहीं थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। शापित ट्रक जो कभी चलाई जाती थी, पर अब उसका कोई नामो निशान नहीं था। ट्रक की सीट के नीचे मिला लाल झंडा और उस पर उकेरा DL095678 ट्रक नंबर, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। नरेश को शक हुआ, यह ट्रक असली नहीं बल्कि किसी शापित दुर्घटना का हिस्सा है जिसे भुला दिया गया। लेकिन 2 रात बाद जब नरेश काठगोदाम रोड पर अकेले सफर कर रहा था, अचानक उसकी ट्रक की बैक मिरर में लाल हेडलाइट वाला ट्रक नजर आया। लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था और अगले ही पल ट्रक के रेडियो में अचानक आवाज गूंजी। नरेश का खून जम गया। नरेश दिल्ली पहुंचा। एक पुराने दोस्त विक्रम से मिला जो ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्यरत था। विक्रम ने रात में एक फाइल निकालकर दिखाई। फाइल में लिखा था, एक सरकारी ट्रक जिसमें अंडरकवर हथियार ले जाए जा रहे थे, अचानक हिमालय रेंज में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चालक और सुरक्षाकर्मी लापता। शव कभी नहीं मिले। वह ट्रक आज भी कभी कभी ऊंची सड़कों पर देखे जाने की रिपोर्ट आती है। कोई नहीं जानता कि उसे कौन चलाता है। नरेश अब समझ चुका था, उसे अब कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक सुरक्षा रहस्य से जुड़ी शापित आत्मा का सामना करना है। पुरानी फाइलों के अनुसार वो ट्रक भूटान सीमा के पास चमोली घाटी में आखिरी बार देखा गया था। नरेश ने उसी रास्ते पर ट्रक चलाना शुरू किया। रास्ते में उसे कई ढाबे मिले। हर एक में कोई ना कोई बूढ़ा ड्राइवर बैठा था जो एक ही बात कहता, उस ट्रक के पीछे न जाना बेटा, वो तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से रास्ता मांगता है। लेकिन नरेश नहीं रुका। रात 2:13 बजे वह घाटी के उस मोड़ पर पहुंचा जहां कुछ भी नहीं था। लेकिन ट्रक की हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गई और सामने धुंध में उभरा लाल हेडलाइट वाला ट्रक बिना ड्राइवर हवा में तैरता हुआ। नरेश ने आंखें बंद की और ट्रक का हॉर्न 3 बार बजाया। अचानक हवा में बिजली चमकी और सामने ट्रक के अंदर का दृश्य स्पष्ट हुआ। 3 सिपाही बर्फ से जमे हुए और एक ड्राइवर जिसकी आंखें खुली थीं लेकिन पुतलियां सफेद। ड्राइवर की आत्मा ने धीरे से कहा, हम न मरे थे, हमें दफनाया गया था। देश की रक्षा के नाम पर हमें भुला दिया गया। अब हर बार जब कोई ट्रक उस रास्ते से गुजरेगा, हम उसे चेतावनी देंगे मत, 2 बलिदान को भुला देने वालों को पनाह। नरेश फटी आंखों से सब देख रहा था। मैं क्या कर सकता हूं? ड्राइवर बोला, हमें नाम दो, हमें पहचान दो, ताकि हमारा ट्रक सड़क से नहीं इतिहास से मिटे। नरेश ने उस घाटी में अगली सुबह एक छोटा मंदिर बनवाया जहां एक लोहे की पट्टी लगवाई गई। DL09
5678 के बहादुर सवारों को नमन, जिनका ट्रक आज भी देश की सुरक्षा करता है। उस रात नरेश को सपना आया। लाल ट्रक हवा में उड़ा और फिर कभी नहीं दिखा। अब नरेश ने अपने ट्रक की पिछली बॉडी पर एक नई पंक्ति लिखवाई। हर ट्रक में एक आत्मा बसती है, कुछ रक्षक, कुछ भटकती। वह अब सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, एक आत्मा मुक्तकर्ता बन चुका था। हर सफर अब एक कहानी बन चुका था। नरेश अब देश भर में जाना पहचाना नाम बन चुका था। एक दिन वह जबलपुर से नागपुर की ओर एक अकेली रात में ट्रक लेकर जा रहा था। रात के 2 बजे रेडियो पर अचानक आवाज आई, सावधान ड्राइवरों, ट्रक नंबर 0 एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। कोई भी 47 मील हाईवे से गुजरने से बचे। ट्रक को न ओवरटेक करें, न हॉर्न दें। वो रुकता नहीं, जवाब देता है मौत से। नरेश ने तुरंत ट्रक किनारे लगाया। वो सोचने लगा, 0 ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर तो होता ही नहीं। लेकिन तभी रेडियो में अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और एक धीमी दरख्वास्त भरी आवाज आई, नरेश, 0 को रोक सको तो हमें मुक्ति मिलेगी। नरेश तय करता है अब वो भागेगा नहीं। उस 47 मील हाईवे पर निकला। रात 3:03 बजे सामने से आती भयंकर तेज आवाज सुनाई दी। दूर से आता दिखा काला ट्रक, बिना नंबर प्लेट, बिना हेडलाइट, सिर्फ 2 लाल आंखों जैसे लाइट। ट्रक की रफ्तार 120 किमी घंटा और कोई ड्राइवर नहीं दिखता। जैसे ही वह ट्रक पास आया, नरेश ने महसूस किया उसके ट्रक का इंजन खुद बंद हो गया और खिड़की का शीशा जमने लगा। फिर वही आवाज, मैं रुकूंगा लेकिन मौत के बाद। नरेश ने नागपुर पहुंचकर एक पुराने अखबारों के दफ्तर में जाकर 1990 की फाइल्स खंगाली। एक खबर मिली, 1990 ट्रक नंबर 0 ने सैनिक ट्रक को टक्कर मारी। 9 जवान मारे गए, लेकिन ट्रक कभी मिला ही नहीं। माना जाता है कि यह ट्रक खदान क्षेत्र में विस्फोट के साथ दफन हो गया, पर कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी फाइल में हर 10 साल बाद वही ट्रक एक ही हाईवे पर दिखता है और उसके सामने जो भी वाहन आता है वह या तो गायब हो जाता है या सिर्फ जलता हुआ ढांचा बचता है। नरेश अब समझ चुका था, ट्रक 0 हर 10 साल बाद एक आत्मा की तरह जागता है, क्योंकि उसका अंत अधूरा था। वो रात को फिर उसी रास्ते पर गया। इस बार वो तैयार था। उसने ट्रक में कैमरा, माइक और जीपीएस ट्रैकर लगाया। रात 2:19 बजे वही सन्नाटा, 3 बजे काली लाइट्स और 301 पर ट्रक 0 सामने से आया। लेकिन इस बार नरेश ने कुछ और किया। उसने रेडियो पर जोर से कहा, जार, तुम्हारा गुनाह मैंने जान लिया है। आओ सामने और अपने सैनिक भाइयों से माफी मांगो और कक्कर बराबर अपनी शरीर निखे। ट्रक रुक गया। पहली बार जैसे ही ट्रक रुका, उससे धुएं की शक्ल में 9 सिपाहियों की आत्माएं निकलीं। उनका शरीर जला हुआ, लेकिन चेहरा शांत। उन्होंने एक साथ कहा, हम अब मुक्त हैं। लेकिन उसे अब तक नहीं सजा मिली। नरेश ने पूछा, किसे? एक आत्मा बोली, जिसने ट्रक भेजा था वो अफसर, जिसने एक्सपेरिमेंट किया और हमें मोहरा बनाया। अब बात सिर्फ ट्रक की नहीं, एक पूरे षड्यंत्र की थी। नरेश ने अगला सफर शुरू किया, दिल्ली स्थित सेना अभिलेखागार की ओर। वहां उसने एक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। एक अफसर ने 1990 में रेडियो नियंत्रित ट्रक प्रयोग शुरू किया था। ट्रक नंबर 0 उसका पहला अमानवीय मिशन था। लेकिन ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और सबको मारकर खुद एक गहरी खदान में गिर गया। और फिर से हर 10 साल में वही ट्रक मशीन और आत्मा के मेल से जीवित हो उठता है। नरेश ने उस खदान को ढूंढा जहां ट्रक दबा था। वहां एक रुकावट थी, सरकारी बाड़ और चेतावनी बोर्ड, लेकिन नरेश ने वो चेतावनी तोड़ी। वहां ट्रक के लोहे के टुकड़े अब भी जिंदा थे, जैसे धड़कते हों। उसने वहीं हवन कराया। 9 सैनिकों के नाम पुकारे और ट्रक जोजार के लोहे में आग लग गई। आग की लपटों से आवाज आई,
अब मैं रुकता हूं हमेशा के लिए। अब नरेश का ट्रक पहले से शांत था, लेकिन उसने अपने ट्रक के पिछले हिस्से पर एक नई लाइन जोड़ी। अगर सड़कें बोलती तो हर टायर से एक चीख निकलती। ट्रक नंबर 000 की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद नरेश को लगा कि अब उसका सफर खत्म हो गया। लेकिन एक रात एक अजनबी नंबर से कॉल आया। क्या आप नरेश हैं? मैं सुदीप बोल रहा हूं। मेरे पापा भी ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन वो 1994 में गायब हो गए थे उन्हीं सड़कों पर जहां से आपने आत्माओं को मुक्त किया। नरेश की रूह कांप गई। वो जानता था अभी भी कुछ अधूरा है। नरेश ने सुदीप को साथ लिया और निकला छत्तीसगढ़ के पुराने शहीद घाट रोड की ओर, जहां 1994 में कई ड्राइवर अचानक लापता हो गए थे। रात के 1:45 बजे एक पुराना मोड़ आया। मोड़ पर कोई बोर्ड नहीं था, कोई संकेत नहीं, और अचानक ट्रक की हेडलाइट खुद बंद हो गई। सामने सिर्फ अंधेरा और उसमें से उभरा एक और ट्रक धुंध में लिपटा हुआ। नरेश ने देखा वो ट्रक कुछ अलग था। उसमें इंसानों की छायाएं थीं, लेकिन चेहरों पर कोई रंग नहीं। वो ड्राइवर थे जो कभी वापस नहीं लौटे। एक बूढ़ी आत्मा ने नरेश से कहा, हमें सिर्फ याद नहीं किया गया, हमें भुला दिया गया। अब हमें नाम दो ताकि हम लौटें। नहीं, नरेश ने हर आत्मा का नाम पूछा और ट्रक के पीछे एक पट्टिका लगाई, उन 13 ड्राइवरों को समर्पित जो इस सड़क पर गुम हो गए, लेकिन सड़कों की सांसों में अब भी हैं। सुदीप अपने पापा की आत्मा को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में शांति थी। नरेश मुस्कुराया। अब उसकी आत्मा को भी शांति मिलने लगी थी। उसने ट्रक स्टार्ट किया और कहा, अब मेरा सफर पूरा हुआ, लेकिन अगर कोई ट्रक कभी रात के अंधेरे में रास्ता भटक जाए तो मैं वहां रहूंगा। किसी को दिखूंगा नहीं, लेकिन उसकी स्टीयरिंग संभाल लूंगा। उस रात नरेश आखिरी बार सफर पर निकला और अगली सुबह उसका ट्रक खाली पाया गया। सिर्फ ड्राइविंग सीट पर एक कागज रखा था। सड़कें अब भी सांस लेती हैं, और जब तुम डरोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। नरेश कुमार, ट्रक नंबर UP 70T 927। यह थी एक ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी, डरावनी और आत्मीय आपबीती। वह आदमी जिसने न केवल सड़कों पर ट्रक चलाया, बल्कि आत्माओं को मुक्त किया, इतिहास को फिर से लिखा और सड़कों के साए में खुद एक कहानी बन गया। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।